नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के बिल्कुल शुरुआती लेकिन सबसे जरूरी आर्टिकल्स में से एक यानी आर्टिकल 1 से 4 को समझने वाले हैं। ये वो आर्टिकल हैं जो बताते हैं कि भारत आखिर है क्या, इसकी सीमाएं कैसे तय होती हैं और कैसे हमारे देश का नक्शा वक्त के साथ बदल सकता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा संविधान भारत को कैसे डिफाइन करता है। फिर हम देखेंगे कि भारत में नए इलाके कैसे शामिल किए जा सकते हैं और देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं को कैसे बदला जा सकता है। इसके बाद हम इस बदलाव के प्रोसेस को समझेंगे और आखिर में इस पूरी व्यवस्था के पीछे जो बड़ी सोच है, जो भारत को एक अविनाशी संघ बनाती है, उसे डिकोड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भारत है क्या? इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के आर्टिकल 1 में, जो हमारे देश की पहचान को तय करता है। अब देखिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण बात है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं। अब आप सोच रहे होंगे इसमें क्या फ़र्क है, तो इसे ऐसे समझिए। एक फेडरेशन जैसे कि अमेरिका एक एग्रीमेंट की तरह है, जहाँ राज्य एक समझौते के तहत साथ आते हैं। लेकिन यूनियन एक परिवार की तरह है, जहाँ रिश्ते किसी समझौते से नहीं बनते और सदस्य अलग नहीं हो सकते। यही वजह है कि भारत के किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है, और यही बात भारत को एक अटूट संघ, एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन बनाती है। तो फिर भारत के क्षेत्र में आता क्या क्या है? देखिए, आर्टिकल 1 के मुताबिक इसमें 3 तरह के इलाके शामिल हैं। 1, सभी राज्यों के क्षेत्र। 2, सभी केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज। और 3, कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसे भारत सरकार भविष्य में हासिल कर सकती है। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि भारत क्या है, पर सवाल यह है कि क्या भारत का भौगोलिक विस्तार हो सकता है? यहीं पर एंट्री होती है आर्टिकल 2 की, जो हमारी संसद को बाहरी इलाकों को भारत में शामिल करने की एक बहुत बड़ी शक्ति देता है। तो आर्टिकल 2 कहता क्या है? ये हमारी संसद को ये अधिकार देता है कि वो कानून बनाकर अपनी शर्तों पर किसी भी ऐसे क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, या फिर उसे एक नए राज्य का दर्जा भी दे सकती है। अगर इसका असल जिंदगी में उदाहरण देखना हो तो गोवा और पुडुचेरी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ये इलाके पहले पुर्तगाल और फ्रांस के कब्जे में थे। आज़ादी के बाद भारत ने आर्टिकल 2 में मिली इसी शक्ति का इस्तेमाल करके इन्हें भारतीय संघ का हिस्सा बनाया था। तो बाहर के क्षेत्रों को शामिल करने की बात तो हो गई, लेकिन क्या भारत अपने अंदर के राज्यों का नक्शा बदल सकता है? इसके लिए हमें आर्टिकल 3 को समझना होगा, जो देश के आंतरिक पुनर्गठन यानी इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टिकल 3 हमारी संसद को बहुत ही जबरदस्त शक्तियां देता है। संसद चाहे तो किसी राज्य से उसका कुछ हिस्सा अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, किसी राज्य का एरिया बढ़ा या घटा सकती है, किसी भी राज्य की बाउंड्री बदल सकती है और यहां तक कि किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। और इन शक्तियों का इस्तेमाल भारत के इतिहास में कई बार हुआ भी है। जैसे 1960 में बॉम्बे राज्य को बांटकर गुजरात बना, साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड बना, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना और हाल ही में 2019 में जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया। ये सब आर्टिकल 3 के तहत ही हुआ। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल आखिर होता कैसे है? इसका प्रोसेस क्या है? चलिए अब संसद की इस ताकत के पीछे जो प्रक्रिया है उसे समझते हैं। तो देखिए, किसी भी राज्य में बदलाव लाने की प्रक्रिया कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले ऐसा कोई भी बिल संसद में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही लाया जा सकता है। फिर राष्ट्रपति उस बिल को उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं, जिसकी सीमाएं बदलने वाली हैं, ताकि उनकी राय ली जा सके। पर यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि संसद उस राज्य की राय मानने के लिए मजबूर नहीं है। और आखिर में ये बिल संसद में एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पास कर दिया जाता है। तो ये सिंपल मेजॉरिटी क्या बला है? इसका सीधा सा मतलब है कि सदन में जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा का समर्थन चाहिए। मान लीजिए अगर 500 सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, तो बिल पास करने के लिए सिर्फ 251 वोटों की जरूरत होगी। और यहीं पर आर्टिकल 4 एक गेम चेंजर की तरह आता है। ये साफ साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून, यानी नए राज्य बनाने या उनकी सीमाएं बदलने वाले कानून, संविधान में संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि संसद इतने बड़े बड़े बदलाव एक साधारण कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी से कर सकती है। इसके लिए आर्टिकल 368 वाले मुश्किल संविधान संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि भारत की संरचना के बारे में हमें क्या बड़ी तस्वीर दिखाते हैं।
इन सभी आर्टिकल्स का निचोड़ एक बहुत ही मशहूर लाइन में छिपा है। भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है, यानी एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका मतलब यह है कि देश यानी भारत को तोड़ा नहीं जा सकता, वो हमेशा एक रहेगा, वो अविनाशी है। लेकिन इसके अंदर जो राज्य हैं वो विनाशी हैं, उन्हें तोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। संसद प्रशासनिक सुविधा या दूसरी जरूरतों के हिसाब से उनकी सीमाओं और नामों को बदल सकती है। तो हमारे लिए आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? वो ये है कि हमारे संविधान ने संसद को भारत के राजनीतिक नक्शे को फिर से बनाने की बहुत बड़ी शक्ति दी है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जब भी बात देश की एकता और अखंडता की हो तो उसे राज्यों की स्वायत्तता से ऊपर रखा जा सके। और आखिर में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। केंद्र की अविनाशी शक्ति और राज्यों की अविनाशी प्रकृति आज के भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती है, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।